वेलकम बैक। स्वागत करता हूं मैं बाबूलाल कुमावत आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूर्या प्राइम सीखकर। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है अपना बीकॉम फाइनल ईयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि भाई हम लोग किसी ऊपर की चीज से लिंक्ड होना चाहते हैं तो नीचे की चीजों का हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें नीचे की चीजों का पता नहीं होगा, ऊपर की चीज से डायरेक्ट लिंक होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करने से पहले इसकी जो लिंक है उस लिंक पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए बजटेड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट, ठीक है। तो देखो, बजटेड कॉस्ट क्या है, पहले इसको समझो। आपको सबको पता है कि हम लोग किसी भी प्रकार का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई नया प्रोजेक्ट यदि हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले उस प्रोग्राम को या उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम उसका बजट निकालते हैं कि हमारा मैक्सिमम या अनुमानित या एस्टिमेट हमारा खर्चा कितना होगा या कितने का बजट इस परियोजना में एक्सपेंसेज होगा। तो उसे तो हम कहेंगे बजटेड कॉस्ट, ठीक है ना। हमने अनुमान लगा लिया कि हमारा खर्चा इतना होगा, ठीक है ना। अब इतना खर्चा होगा तो उस खर्चे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा कि हमें इतना पैसा तो हमें चाहिए, ठीक है ना। तो इतना पैसा हमें चाहिए, कितना पैसा हमें चाहिए उसका तो हमने अनुमान लगा लिया बजटेड कॉस्ट, ठीक है। फिर वो पैसा कहां से आएगा, वो पैसा कहां से आएगा, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब पूंजी संरचना हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है, कि कितना पैसा कहां से आएगा। अब सबको पता है कि पूंजी संरचना में क्या आता है, पूंजी संरचना में अपने इक्विटी शेयर आ जाते हैं, अपने प्रेफरेंस शेयर आ जाते हैं, अपने डिबेंचर आ जाते हैं। ये सारी चीजें कहां आती है, अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में आती है। तो कितना पैसा कहां से हमें लेना है या किन किन चीजों से हमें पैसा या किस किस स्रोत से, किस किस सोर्स से हमें पैसा उठाना है, वो पैसा कहां से पता चलेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर से पता चलेगा, ठीक है। चलो, हमने बजटेड कॉस्ट भी निकाल ली, हमने कैपिटल स्ट्रक्चर भी निकाल लिया कि कैपिटल से इतना लेना है, अपने को प्रेफरेंशियल से इतना लेना है, डेब्ट से इतना लेना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलेगी, कैपिटल स्ट्रक्चर से पता चलेगी, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर होने के बाद हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता दूं क्यों पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि इस कैपिटल स्ट्रक्चर से तो हमने क्या निकाल ली, कैपिटल स्ट्रक्चर निकाल ली कि इतना पैसा इक्विटी से, इतना प्रेफरेंस से, इतना डिबेंचर से, इतना रिटेन अर्निंग से हमें लेना है, ठीक है ना। लेकिन उन पे कितना पैसा लगेगा, उनकी कॉस्ट कितनी होगी, उस कॉस्ट का हमें पता कहां से चलेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से चलेगा, ठीक है ना। तो ये एक लिंक है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, बजटेड कॉस्ट पता करनी पड़ती है। बजटेड कॉस्ट के बाद हमें पता करना पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर, और कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद हमें पता करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि किस कैपिटल का या किस सोर्स का कितना कॉस्ट लगेगा, उसका पता कहां से चलेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से चलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग आज क्या डिस्कस कर रहे हैं, कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले बजटेड कॉस्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर, इस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। ये मैंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए बताया है, बाकी अपना टॉपिक क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। मैंने आपको यहां कहा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग किस किस को ले लेते हैं, जो कैपिटल स्ट्रक्चर के जो सोर्स होंगे वही क्या होंगे, अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के होंगे। जैसे अपने पास डिबेंचर आ गया, अपने
अपने पास क्या आ गया, प्रेफरेंस शेयर आ गया, अपने पास क्या आ गया, इक्विटी शेयर आ गया, ठीक है। और इन पे इस स्ट्रक्चर पे जो प्रॉफिट होगा उसको भी हम लोग किस में काउंट करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में काउंट करेंगे, जिसे हम बोलेंगे रिटेन अर्निंग्स, अर्जित आय, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग कहां पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ेंगे, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको बताया कि यहां हम लोगों को क्या पता करना पड़ता है, हमें पता करना पड़ता है सोर्स। क्या पता करना पड़ता है, सोर्स को पता करना पड़ता है कि हमें पैसा कहां से मिलेगा, हमें पैसा कहां से मिलेगा, इक्विटी से मिलेगा तो कितना मिलेगा, प्रेफरेंस से मिलेगा तो कितना मिलेगा, डिबेंचर से मिलेगा तो कितना मिलेगा, और उन पे जो प्रॉफिट होगा रिटेन अर्निंग्स वो भी कहां काउंट होगी, अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ही काउंट होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने आपको कहा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर से पता चलेगा, एक तो इक्विटी शेयर, एक अपने प्रेफरेंस शेयर, एक अपने डेब्ट यानी डिबेंचर, ये तीन सोर्स मैंने आपको बताया। तो देखो दोस्तों, ये जो दोनों है, ये तो कौन सी कॉस्ट होती है, ये होती है अपनी फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो प्रेफरेंस शेयर पे हम लोग क्या पे करते हैं, डिविडेंड को पे करते हैं, और डिविडेंड की रेट इनकी क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। डिबेंचर पे हम लोग क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट को पे करते हैं, और डिबेंचर पे इंटरेस्ट की रेट भी क्या होती है, फिक्स होती है। इसलिए हम लोग प्रेफरेंस और डेब्ट को क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में कैलकुलेट करते हैं। इक्विटी शेयर कौन सी होती है, ये वेरिएबल होती है। कौन सी होती है, वेरिएबल होती है। वेरिएबल क्यों होती है, कॉस्ट दो ही प्रकार की होती है दोस्तों, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। जिसमें फिक्स्ड तो कौन सा हो गया, प्रेफरेंस शेयर अपना फिक्स्ड होता है, डेब्ट अपना फिक्स्ड होता है। रीजन क्या होता है फिक्स होने का, वो मैंने आपको बता दिया कि प्रेफरेंस शेयर पे कंपनी क्या पे करती है, डिविडेंड को पे करती है, और डिविडेंड की रेट क्या होती है, फिक्स होती है। प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड की रेट क्या होती है, फिक्स होती है। डेब्ट पे कंपनी क्या पे करती है, इंटरेस्ट को पे करती है, और आपको सबको पता है कि डेब्ट में जो इंटरेस्ट रेट होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। इन दोनों पे जो फिक्स होता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। और इक्विटी शेयर कौन सी कॉस्ट होती है, अपनी वेरिएबल कॉस्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड पे किया जाता है, इस इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड पे किया जाता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, उसकी रेट फिक्स्ड नहीं होती है, इसलिए इसे कौन सी कॉस्ट कहा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक, यानी सबसे पहले देखेंगे अपना टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपनी कितने प्रकार की होती है। तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो होती है दोस्तों अपने चार। कंपल्सरी नहीं है कि क्वेश्चन में चारों ही टाइप दिए जाए, क्वेश्चन में 3 भी हो सकते हैं, क्वेश्चन में 2 भी हो सकते हैं, जितने होंगे उतने को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ जो कैपिटल अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट, एक तो होती है अपनी कॉस्ट ऑफ, यानी फर्स्ट कौन सी होती है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, यानी ऋण की लागत, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। क्या कहा जाता है इसे, कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। सेकंड होती है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी अधिमान अंशों की लागत, अधिमान अंशों की लागत, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, के कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। थर्ड होती है अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, यानी
समता अंशों की लागत, क्या बोलते हैं, समता अंशों की लागत यानी के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। और फोर्थ जो होती है अपनी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग यानी अर्जित लाभों की लागत, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, के। तो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। कॉस्ट ऑफ डेट यानी केडी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर यानी केपी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर यानी केई, और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स यानी के। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने प्रकार की होगी, 4। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ डेब्ट। डेब्ट का मींस यहां डिबेंचर्स, डेब्ट का मीन यहां किससे है, डिबेंचर्स। तो देखो कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हम लोग क्या कहते हैं, के। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि अपने जो ये डेब्ट्स होते हैं, ये डेब्ट कितने प्रकार के होते हैं। ये डेब्ट होते हैं 2 प्रकार। एक होते हैं अपने इररिडीमेबल और एक होते हैं अपने रिडीमेबल। इररिडीमेबल का मतलब होता है अशोधनीय और रिडीमेबल का मतलब होता है शोधनीय। ठीक है, इररिडीमेबल, यदि आपके डेब्ट इररिडीमेबल है तो आपको केडी कैसे कैलकुलेट करनी है, और जब आपके डिबेंचर रिडीमेबल है तो केडी कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले समझ लो कि इररिडीमेबल का मींस क्या है। इररिडीमेबल का मींस होता है अशोधनीय, यानी इन फ्यूचर कंपनी को इन डिबेंचर्स का पेमेंट वापस नहीं करना होगा, तो वो कहलाते हैं इररिडीमेबल। ठीक है, और जिनका पेमेंट इन फ्यूचर या आफ्टर सम इयर्स कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इनका पेमेंट वापस करना पड़ेगा, तो वो होंगे अपने रिडीमेबल। ठीक है ना। तो डिबेंचर कितने टाइप के हुए, 2 टाइप्स के हुए, एक रिडीमेबल यानी अशोधनीय, एक होते हैं रिडीमेबल यानी शोधनीय। जब अपने को डिबेंचर इररिडीमेबल दिया जाए तो हमें केडी कैसे कैलकुलेट करना है, और जब हमें डिबेंचर रिडीमेबल दिया जाए तब हमें केडी कैसे कैलकुलेट करना है। इन दोनों कंडीशंस में हम लोग किसको कैलकुलेट करेंगे, केडी को कैलकुलेट करेंगे। वो किस प्रकार से कैलकुलेट होगा करते हैं, देखो डिस्कस। चले, तो सबसे पहले अपना टॉपिक चल रहा है कॉस्ट ऑफ डेब्ट यानी केडी ऋण की लागत, कॉस्ट ऑफ केडी, कॉस्ट ऑफ केडी। देखो केडी क्या कैलकुलेट करना है, केडी वह डेब्ट आर इररिडीमेबल, डेब्ट आर इररिडीमेबल। ठीक है, इररिडीमेबल का पता कैसे चलेगा, वो क्वेश्चन में नहीं लिखेगा इररिडीमेबल, पता कैसे चलेगा, वह रिडम्पशन टाइम पीरियड आर नॉट अवेलेबल इन क्वेश्चन। जब शोधन की अवधि क्वेश्चन में नहीं दी जाए, जब भी आपको क्वेश्चन में शोधन की अवधि नहीं दी जाए, इट मींस आपके डिबेंचर क्या है, इररिडीमेबल है। समझ गए मेरी बात। जब भी क्वेश्चन में आपको रिडेम्पशन का टाइम पीरियड नहीं दिया जाए कि डिबेंचर कितने ईयर के बाद
रिडीमेबल होंगे तो ऐसे समझ लेना आपके डिबेंचर कौन से हैं, इररिडीमेबल है। और इररिडीमेबल है तो अपना यहाँ केडी का फॉर्मूला क्या यूज हो जाएगा, दो चीज बता रहा हूं, केडी बिफोर टैक्स। तो केडी बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, डी सॉरी आई अपॉन एनपी इंटू 100, आई अपॉन एनपी इंटू 100। ठीक है, आई का मीन्स क्या है यहाँ, आई का मीन्स है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पर डिबेंचर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पर डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन पर डिबेंचर। ठीक है, एनपी का मतलब क्या है यहां, नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स शुद्ध प्राप्त राशि। ठीक है, शुद्ध प्राप्त राशि। अभी बताऊंगा एनपी कैसे निकालना, अभी देखेंगे हम लोग आगे। तो ये तो क्या आ गया अपना केडी बिफोर टैक्स। लेकिन जब अपने को निकालना हो केडी आफ्टर टैक्स तो कैसे आएगा, आई 1 माइनस टी, आई 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100, आई 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। देखो दोस्तों, आई का मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और एनपी का मीन्स नेट प्रोसीड्स और टी का मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ, टैक्स रेट। क्या हो जाएगा, टैक्स रेट। तो ये हो गया अपना केडी व्हेन डिबेंचर आर इररिडीमेबल, व्हेन डिबेंचर आर इररिडीमेबल। ठीक है, अपने चीज लिखी यहां एन नेट प्रोसीड्स। तो एनपी कैसे आएगी दोस्तों, एनपी का देखो, एनपी कैसे आएगी, एनपी कैसे आएगी अपने पास फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर प्लस करना इसमें इश्यूड प्रीमियम। यदि आपके डिबेंचर प्रीमियम के इश्यू हो रहे हैं तो प्लस कर देना। ठीक है, माइनस क्या कर देना, इश्यूड डिस्काउंट। यदि आपके डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू हो रहे तो डिस्काउंट को माइनस कर देना और माइनस कर देना इश्यूड एक्सपेंसेस। ये जो अमाउंट आपके पास आएगा वो क्या आएगा, एन नेट प्रोसीड्स, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। एक डिबेंचर की रखी है दोस्तों अपने को, एक डिबेंचर पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग इस सबको, इजी रहता है, पूरा अमाउंट रखने में दिक्कत आती है, एक डिबेंचर पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो फेस वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर प्लस इशूड प्रीमियम माइनस इशूड डिस्काउंट और माइनस इशूड एक्सपेंसेस, क्या निकल के आ जाएगा, एनपी यानी नेट प्रोसीड्स। क्या आ जाएगा, नेट प्रोसीड्स। ठीक है, तो ये हो गया जब केडी डिबेंचर आर इररिडीमेबल, व्हेन डिबेंचर आर इररिडीमेबल और व्हेन रिडेम्पशन टाइम पीरियड आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन या नॉट अवेलेबल इन द क्वेश्चन। क्लियर, तो ये अपने पास क्या आएगा, केडी। और केडी भी कौन से, केडी भी कौन सा, अपना डिबेंचर क्या हो, इररिडीमेबल। तो कैसे निकालोगे, आई अपॉन एनपी इंटू 100। तो ये तो कौन सा आ गया, बिफोर टैक्स। और आफ्टर टैक्स कैसे निकालोगे, आई 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। क्या आ जाएगा अपने पास, केडी आफ्टर टैक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। आई का मींस मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट
ऑन पर डिबेंचर और नेट प्रोसीड्स एनपी कैसे कैलकुलेट होगा? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड प्रीमियम प्लस करना है माइनस इशूड डिस्काउंट करना है और माइनस इशूड एक्सपेंसिव। इन दोनों में से एक ही रहेगा, या तो होंगे तो एक, दोनों एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि डिबेंचर या तो आपके किस पे इश्यू होंगे? डिस्काउंट पे, या किस पे इश्यू होंगे? प्रीमियम पे, या किस पे इश्यू होंगे? एट पार पे जब होंगे तो दोनों ही नहीं होंगे, और डिस्काउंट पे होंगे तो केवल डिस्काउंट होगा, प्रीमियम पे होगा तो केवल प्रीमियम रहेगा। ठीक है ना? तो इससे अपने पास क्या निकल के आएगी? नेट प्रोसीड्स, यानी शुद्ध प्राप्त राशि, जिसे कहां यूज करना है? अपॉन में यूज करना। तो क्या रहेगा? केडी बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। ठीक है, करो इसको नोट, चलते हैं आगे। ये तो था जब डिबेंचर अपने क्या हो? रिडीमेबल हो। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिबेंचर यदि अपना रिडीमेबल हो तब हमें क्या करना है। डिबेंचर अपना क्या हो? रिडीमेबल हो तो हमें क्या करना है? चलते हैं आगे। इसी का सेकंड पढ़ते हैं कि डिबेंचर अपना क्या हो? रिडीमेबल हो तो हमें क्या करना है, किस चीज को हमें चेंज करना है, कैसे हमें केडी कैलकुलेट करना है, इस चीज पे हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे स्टेप। बढ़ते हैं आगे। इसी का सेकंड ले लेते हैं हम लोग बी, इसको भी क्या पॉइंट दे दूं? बी। केडी वह डिबेंचर आर क्या हो? रिडीमेबल। पता कैसे चलेगा कि डिबेंचर रिडीमेबल है? यानी वह रिडम्पशन टाइम पीरियड is given in questions, यानी आपको रिडम्पशन का टाइम पीरियड क्वेश्चन में क्या होगा? दिया हुआ होगा। तो अपन लोग क्या मानेंगे कि अपने जो डिबेंचर है वो क्या है? रिडीमेबल है। ठीक है, चलो देखो। तो देखो केडी कैसे कैलकुलेट होगा? केडी बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई प्लस एमडी माइनस एमडी डिवाइड एम अपॉन एमडी प्लस एमडी डिवाइड 2 इंटू 100। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना केडी बिफोर टैक्स का? आई प्लस एलपी माइनस एलपी अपॉन एन डिवाइड एलपी प्लस एलपी डिवाइड 2 इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा अपना? केडी बिफोर टैक्स। कब? जब डिबेंचर क्या हो? रिडीमेबल। देखो जब इररिडीमेबल था तो सीधा सीधा फॉर्मूला था आई अपॉन एनपी इंटू 100, आई अपॉन एनपी इंटू 100। आई का मींस इंटरेस्ट, एनपी का मतलब नेट प्रोसीड। ठीक है, अब यहां अलग क्या आ गया? अलग एक तो आ गया एमबी, एक आ गया एन, बाकी चीजें तो वही है, बाकी चीजें तो वही है। तो देखो यहां आई का मींस क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑफ पर डिबेंचर। ठीक है, एनपी का मतलब क्या हो जाएगा? नेट प्रोसीड्स को निकालिए, वैसे निकालिए। एन का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिडम्पशन ईयर, नंबर ऑफ रिडम्पशन ईयर। और एनपी का मतलब क्या हो जाएगा? मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू यानी शोधन राशि। शोधन राशि किस वैल्यू पे डिबेंचर का शोधन
होगा, किस वैल्यू पे डिबेंचर का शोधन होगा। तो दोस्तों देखो इधर मैंने आपको कहा था कि डिबेंचर जब इश्यू होंगे तो वो या तो होंगे एट पार पे या एट डिस्काउंट पे या एट प्रीमियम, ठीक है ना। तो जब एट पार पे होते हैं तो हम लोग ना तो प्रीमियम को ऐड करेंगे ना इश्यू को माइनस करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करेंगे, और ना यदि इश्यू के एक्सपेंसेस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम को ऐड कर देंगे, डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट को लेस कर देंगे। यही सिस्टम हमें कहां फॉलो करना है, एमवी में फॉलो करना है, मैच्योरिटी वैल्यू में फॉलो करना है। तो एमवी देखो दोस्तों कैसे कैलकुलेट होगा, एमवी मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू कैसे आएगी, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर प्लस कर दो इसमें रिडम्पशन प्रीमियम, माइनस कर दो इसमें रिडम्पशन डिस्काउंट। ये जो अमाउंट अपने पास बचेगा ये अमाउंट अपना क्या होगा, एमवी, क्या होगा, एमवी, मैच्योरिटी वैल्यू होगी आपकी। इनमें भी दोनों में से एक ही रहेगा, ध्यान रखना, दोनों नहीं, या तो रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा या डिस्काउंट पे होगा। मोस्टली डिस्काउंट पे होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यदि मैंने किसी को 100 रुपए दिए हैं तो मैं उससे 100 तो वापस चाहूंगा ना, ज्यादा दे तो उसकी मर्जी, कम क्यों दूंगा मैं, तो वही बात क्या है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग देखते हैं कि यदि हो जाता है तो हम लोग यहां से माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या रहेगी, मैच्योरिटी वैल्यू। फॉर्मूला क्या होगा, आई प्लस एमपी माइनस एनपी अपॉन एन, एन का मींस मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ रिडक्शन ईयर, शोधन के वर्ष, और अपॉन एमपी प्लस एनपी डिवाइड 2 इनटू 100। ये क्या था अपना केडी बिफोर टैक्स। अब मैं बात करूं केडी आफ्टर टैक्स, तो केडी आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई 1 माइनस टी, आई 1 माइनस टी प्लस एमपी माइनस एनपी डिवाइड एन, डिवाइड एन, और अपॉन हो जाएगा एमपी प्लस एनपी डिवाइड 2 इनटू 100। फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला तो यही है। यहां बिफोर था इसलिए मैंने टेक्स को यूज नहीं किया, यहां आफ्टर हो गया इसलिए मैंने किसको यूज कर दिया, टेक्स को यूज कर, और टी मींस हो जाएगा टैक्स रेट। क्लियर है। तो ये हो गया अपना केडी आफ्टर टैक्स, ये हो गया केडी बिफोर टैक्स। कब, जब अपने डिबेंचर क्या हो, रिडीमेबल। और पता कैसे चलेगा कि डिबेंचर रिडीमेबल है, तो क्वेश्चन में जब भी आपको रिडम्पशन का टाइम पीरियड दिया जाएगा इट मींस आपके डिबेंचर क्या है, रिडीमेबल। और टाइम पीरियड जब नहीं दिया जाता है तो डिबेंचर इररिडीमेबल। क्लियर है दोस्तों। तो अपना हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ऋण की लागत, केडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया दोनों टाइप से, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। हर तरीके से हम लोगों ने केडी को एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। अब इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, उन सब को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।